नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होना या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता करने के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरी का एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती हैं वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या का सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो ये कि कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं होती है। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े कानून की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कुछ हैं। और इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई तकलीफें हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई समस्या है, तो घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी प्रावधान जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और कानूनी सहायता के लिए डायल कर सकते हैं। घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी प्रावधान आखिर हैं क्या? स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अपनी समस्या हमारे बीच रखें, हम कोशिश करेंगे उन्हें सुलझाने की। और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में अगर आपकी कोई समस्या है तो आप सामने रख सकते हैं और इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। सर, सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आज बात की जा रही है, तो हम यही जानना चाहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस में किस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस ये एक डोमेस्टिक यानी कि एक वर्ड ही इसका सीधा सा है, जो इसका जो प्रारूप है ये है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जी। और ये स्पेशली इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले हमारे पास में इस तरह के कानून नहीं थे। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी में सेक्शन 125 का मेंटेनेंस के लिए एक प्रावधान था। अच्छा। और 498 एक हमारे पास आईपीसी वो आपके दहेज के लिए थी। अभी डोमेस्टिक वायलेंस में इतना वाइड एस्पेक्ट है कि आप जो भी घरेलू हिंसा से जुड़े, जैसे कि आपने पूछा कि क्या इसके अंदर में रहता है, घरेलू हिंसा वो एक वर्बल हो सकती है, एब्यूज के रूप में हो सकती है और सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में हो सकती है। और आप ये कोई भी फैमिली मेंबर जो विमेन है, घरेलू हिंसा में ये स्कोप थोड़ा सा और बढ़ गया कि पर्टिकुलरली जैसे कि आप 498A और 125 में जनरली यदि आप जानते हैं तो लगता है कि हाँ वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में किया जी। उसमें आप कोई भी जो है वो आप उसके अंदर में उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इस बारे में और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दर्शकों को जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बंगाल से हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सलीम। सलीम जी, क्या कुछ समस्या आपको आ रही है? अपनी बात रखिए, स्वागत है आपका। जी जी, हेलो जी, कहिए सलीम जी। हमारा समस्या है, मैं एक जमीन खरीदा था, उसमें घर बना लिया। अच्छा। उसका अंदर अभी दिखाता है क्या वो तालाब है बोलकर, वो घर होगा नहीं बोलकर वो लोग मामला किया है दूसरा पति। जी। मैं उसी का सवाल चाहता हूँ। मैं तो घर बना लिया, 10-11 साल हो गया। आपने घर बना लिया है, तो अब आपको क्या परेशानी आ रही है? मेरे को परेशानी आ रहा है, वो लोग बोल रहा है जो घर अभी तोड़ के हटा दो, नाले कौन बोल मामला रहा है? करेगा, तो मामला कर दिया। कौन लोग बोल रहे हैं? वो हमारा जो हिस्सेदार है उसमें। अच्छा, तो इनको जमीन संबंधित थोड़ी सी परेशानी है कि नहीं, घर बना लिया, अब इनके रिश्तेदार इस पर हक जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको तोड़िए। नहीं, हिस्सेदार तो हक जता रहे हैं, लेकिन इनसे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि वो किस लिए हक जता रहे हैं इनके ऊपर में। क्या वो भी उस जो लैंड के ओनर हैं
हाँ ओनर है ऑनलाइन के, लेकिन वो तालाब अभी वो तालाब बोलकर वो घोषित होता है इसमें। क्या तालाब तालाब बोल रहे हैं कोई? जी, मैं ये चाहूँगा सलीम जी कि आप जो नीचे हमारा जो एड्रेस चल रहा है आप इस एड्रेस पर आप अपनी पूरी जो भी आपको परेशानी आप लिखित में भेजें और आपको इंडिया लीगल हेल्पलाइन की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। तो आप अपनी लिखी हुई जो भी आपकी परेशानियां आप यहाँ पर हमें भेज सकते हैं पत्र के जरिए या फिर ईमेल के जरिए और आपको पूरी मदद की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के नहीं, लिए। इसमें ये एक इनके पास रिमेडी है, ये सिविल सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में अपने, जो भी इनका जुडिक्शन बनता है, जो भी नजदीकी कोर्ट बनती है वहाँ पे एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन और पोजेशन के लिए डाल सकते हैं, ये कि हाँ ऑलरेडी पोजेशन में तो है, डिक्लेरेशन के लिए डाल सकते हैं यदि कोई और दूसरा आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि आपको कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसके अगेंस्ट में आप फिर 156(3) आपके पास में सीआरपीसी का प्रोविजन है, उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं और एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिला होगा। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। और डोमेस्टिक हिंसा घरेलू वायलेंस से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हो, अगर आपको घरेलू हिंसा से जुड़े प्रावधानों के बारे में, कानूनी प्रावधानों के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपकी तमाम तरह की दिक्कतें जो घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई हैं उन सबका समाधान करने के लिए आज हमने अपना एक खास कार्यक्रम रखा हुआ है। संजय सर, बात यहाँ पर चल रही थी घरेलू हिंसा के बारे में, तो घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी प्रावधान भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। जी, इसके जो सेक्शन 12 है इस एक्ट का, उसके अंतर्गत आप जो है एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जो भी आपका जुडिक्शन बनता है, जो भी एग्रीड वीमेन है जो टेम्परेरी रिजाइड करती है या परमानेंट रेजिडेंट है वहाँ की, जो कंसर्निंग कोर्ट का जुडिक्शन बनता है, तो सेक्शन 12 के तहत वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। और उसके पास में कंसर्निंग कोर्ट से वो रेजिडेंस के लिए आप जो है उसके अंदर में जो है आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये आपके पास में एक रिलीफ आप जो है मांग कर सकते हैं कंसर्निंग कोर्ट से, मॉनेटरी रिलीफ के लिए मांग कर सकते हैं आप। और आप जो है कस्टडी, जैसे बच्चे की कस्टडी के लिए, कस्टडी ऑर्डर के लिए भी आप जो है कोर्ट से आप मांग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें इतना फास्ट जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, सबसे जो इसकी जो विशेष बात है इस एक्ट की, ये है कि बहुत ही फास्ट है ये। रीजन बीइंग कि इंटरिम आप इसमें एप्लीकेशंस मूव करते हैं तो इंटरिम के साथ सुनते ही जो भी कंसर्निंग कोर्ट है उसको प्राइमा फेसाई लगता है कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, और वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर ग्रांट कर देती है कि पर्टिकुलरली जैसे कि आप इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, इवन इसमें आप जो है जो एग्रीड वीमेन है वो मोबाइल फोन्स के अपना बिल्स के लिए, बच्चों की जो एजुकेशंस है, उनकी जो स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, उनका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो सब इसके अंतर्गत में कवर हो रहा है। और ये इस समय बहुत ही अच्छी और सटीक रेमेडी है विमेंस के लिए। ठीक है, हमारे साथ राजस्थान से एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं, मानीलाल जी। मानीलाल जी, स्वागत है आपका। किस तरह की आपको समस्या आ रही है, आप अपनी बात रखिए। मानीलाल जी, अपनी बात रखिए। हम आप चलिए, लगता है मनीलाल जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। सर, यहाँ पर कई बार देखा जाता है घरेलू हिंसा से जुड़े मामले पर आज हम बात कर रहे हैं, और हम एक बार फिर से अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान जानने के लिए या फिर घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। सर, एक चीज यहाँ पर देखी हुई, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर फास्ट एक्शन होता है अगर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी केस यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं। वो खुलकर सामने इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि उन्हें परेशानी, तकलीफ ये होती है कि सुनवाई होगी कि नहीं होगी, कितनी कानूनी पेचीदगियों में यहाँ पर पड़ना होगा, तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, और उसके बाद फिर घर में और ज्यादा परेशानी होगी। तो महिलाओं के अंदर एक डर यहाँ पर बन जाता है। नहीं, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, इस एक्ट में इतने अच्छे प्रोविजंस बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो है एक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको अपॉइंट करती है, और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, यदि वो एग्रीड वीमेन कोर्ट जाने में हिचकिचाहट है या उसको रूल्स एक्ट के बारे में आप कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जो नियर बाई प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो एग्रीड वीमेन अपनी समस्या, अपनी परेशानी उसको बता सकती है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये राइट्स भी हैं, ये उसके पास में पावर्स हैं कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करा सकती है एग्रीड वीमेन को, और साथ के साथ ही
यदि उस एग्रीड वीमेन को कोई मेडिकल से कंसर्निंग जैसे कोई इंजरी हुई उसको किसी घरेलू झगड़े में या कोई भी है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी के लिए भी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड इस पर और तफसील से हम यहाँ पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शान अली जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। शान अली जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। सर मेरे को जानकारी ये चाहिए थी कि हमारी भाभी ने हम लोगों के खिलाफ झूठा एक घरेलू हिंसा केस दायर किया था। अच्छा जी, भोपाल से किया था उन्होंने जो है। ठीक है। और हमारी माँ हम लोग सब साथ फैमिली में जॉइंट रहते हैं और हमारी भाभी वो अलग रहती हैं। तो उन्होंने झूठा एक केस हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का बना दिया था, फिर बाद में उस पर उन्होंने राजीनामा कर लिया। अच्छा, मतलब जी, अब माँ मेरे साथ में रहती है और हमने उनके लड़ाई झगड़े की वजह से हमने जो हमारा पुश्तैनी घर था हमने वो भी छोड़ दिया। ठीक है। तो अब मैंने अपना मकान अलग बना लिया, मैं अपनी माँ को अपने साथ रखता हूँ, अलग रह रहा हूँ मैं। हाँ। तो मतलब जो है हमने पुश्तैनी घर छोड़ दिया है उनके मतलब लड़ाई झगड़े की वजह से। तो क्या मतलब भविष्य में फिर वो कभी भी घरेलू हिंसा कर सकती है क्या, ऐसा कभी जो है? नहीं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक एक्ट में प्रोविजंस है कि किचन सेम होनी चाहिए। यानी कि यदि आप जिस एक सपोज करो एक कंबाइंड फैमिली है और किचन एक है, तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उसके अंदर में इंटाइटल हो जाते हैं कि हाँ ये जो है इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं या ये जो है डिफॉल्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अभी आप अलग बता रहे हैं, अलग चले गए, तो देन जो है इस एक्ट में आप आते नहीं है अभी। मतलब अगर एक किचन यूज की जा रही है डेफिनेटली अभी नहीं आती, ये स्पेसिफिक प्रोविजन। चलिए, उम्मीद करते हैं शान अली जी आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। हमारे साथ एक और एक सिंगल रूफ सिंगल किचन। अच्छा, तब यहाँ पर ये केस बनता है। चलिए, केस ठीक बनता है। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रभा गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रभा गुप्ता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। सर, मेरा सवाल ये था कि मेरी शादी को 8 साल हो गए, बट हेलो जी, सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। तो 8 साल हो गए, लेकिन जो भी ज्वेलरी और जो दहेज लेते हैं हमारे में, मतलब हम इसी से बिलोंग करते हैं जी। तो सारे ज्वेलरी जितने भी तो मेरे ससुर जी रखे, फिर हम लोग मांगे तो हम लोगों को दिए नहीं। तो अच्छा। सर वो मैं लीगल में नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए अभी भी? आप ये कहना चाह रही हैं कि जो दहेज मिला था या फिर जो पैसे वगैरह जो सामान आपके साथ मिला था वो आपको दिया नहीं जा रहा है? नहीं, जैसे कि मतलब दहेज में कुछ पैसे दिए गए थे। हाँ। और वो पैसे से मेरे ससुर जी बोले कि ज्वेलरी खरीद कर हम अपने बहू को देंगे। अच्छा। और फिर उन्होंने खरीदा भी और खरीद कर खुद रख भी लिए। अच्छा। मेरे को दिए नहीं, इसके लिए हमारे में तो टेंशन नहीं है, बट हमको क्या करना चाहिए? इनका प्रभा गुप्ता जी का सवाल ये है कि जब शादी को 8 साल हो गए हैं और जो दहेज जो पैसे यहाँ पर मिले थे वो पैसे यहाँ पर दिए गए थे और इनके ससुर जी ने कहा था कि वो पैसों से ज्वेलरी खरीदेंगे और अपनी बहू को दे देंगे, यानी इनको दे देंगे। उन्होंने ज्वेलरी खरीद ली है लेकिन इनको दी नहीं अभी तक। नहीं, इनके उस ज्वेलरी पे और उस पैसे पे इनका हक बनता है, ये स्त्री धन में काउंट होता है मैडम। और आप जो है इसकी मांग कर सकते हैं और यदि वो इसको प्रॉपरली जो है ना, अभी इसका ये आ जाएगा 406 में आता है, आप उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं इसके लिए। और आप एलिगेशन जो आपने बताया वो एलिगेशंस प्रूव भी हो रहे हैं कि आपकी बिना कंसेंट के, बिना सहमति के उस पैसे को वो यूज कर रहे हैं, तो वो जो है इसके लिए दंड के अधिकारी है। और एक चीज और, जैसे आपने बताया कि 406 में सारी चीज आती है, अगर इनके ससुर जी ये बात कहते हैं कि ये पैसा इनका दिया हुआ नहीं है, ये पैसा हमारा, ये जेवरात भी हमारे हैं, तो फिर ये इनके साथ में भी शायद हो सकता है अगर ये क्रिमिनल उसमें जाते हैं तो। हाँ, तो इसके लिए हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में यही तो एक सबसे अच्छी बात है, खास बात है। हाँ। कि फेयर ट्रायल होता है हमारे यहाँ। अच्छा। ठीक है कि आपने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज करने के बाद में चार्जशीट कंसर्निंग पुलिस या इन्वेस्टिगेशन अफसर कंसर्निंग कोर्ट में फाइल कर देता है। देन जो है कि कंसर्निंग कोर्ट है जो विटनेसेस हैं उनको कॉल करती है और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं और एक्यूज को भी मौका दिया जाता है कि अपना पक्ष रखने का। और जो बातें उस ट्रायल में निकल के आती है, जो भी उसके लिए जिसके फेवर में जाता है या जिसके फेवर में वो स्टेटमेंट्स या एविडेंस जाती है, वो बेनिफिशियरी होता है। तो यदि वो वहां पे प्रूव हो जाते हैं, इनके पास एविडेंस है ऐसे। हाँ। खाली वर्बल एलिगेशन से नहीं चलेगा ये, इनके पास एविडेंस भी होनी चाहिए कि प्रूव कर सके अपने एलिगेशन। अच्छा, उम्मीद करते हैं प्रभा जी आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। एक बार फिर दर्शकों से कहना चाहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस
घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी प्रावधान में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपका कोई मामला है जो अटका हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। विकास कुमार झारखंड से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या रखिए। विकास कुमार जी कहिए। हाँ सर, मेरा समस्या ये है सर, 2010 में हमने एक ट्रक लिया था। अच्छा। तो सर वो 6 महीने बाद सर नया ट्रक था तो वो चोरी हो गया। ठीक है। क्या हो गया? तो, चोरी। अच्छा ठीक है। वो चोरी हो गया था ट्रक। हाँ। तो उसके बाद हमने सर एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद बैंक को सूचना दे दिया। उसके बाद हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलते मिलते 2.5 साल लग गए। तो लेकिन बैंक वाले मान नहीं रहे हैं और वो लोग डीआईटी में केस चला गया है। अच्छा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि क्या मतलब उसमें बहुत जो जानकार आदमी वो बोलते हैं कि आपको इसमें पैसा मिल सकता है, लेकिन जो हमको मतलब चेक मिला था टोटल का टोटल बैंक रख लिया। कैनरा बैंक से मेरा फाइनेंस था। अच्छा। तो ये कहा जा रहा है कि इनसे बैंक ने पैसे रख लिए। नहीं, ऐसे बैंक पैसा नहीं रख सकता। ये इनका जो ट्रक है वो इंश्योर्ड होगा। अच्छा। और यदि वो प्रॉपरली इंश्योर्ड है तो जैसे थेफ्ट का है तो थेफ्ट उसमें काउंट होता है। तो जो इंश्योर्ड कंपनी है वो जो भी इनकी वैल्यू उस समय इनके ट्रक की होगी वो कंसर्निंग पार्टी को, जैसे कि ये है, इनको मिलेगी। पर ये जो बोल रहे हैं कि बैंक का केस, अभी इन्होंने बैंक से लोन लिया है तो वो चीज एक सेपरेट है। अच्छा। अभी यदि बैंक को पेमेंट नहीं जाएगा तो बैंक तो फिर मांग करेगा उसकी, और यदि आप फुलफिल नहीं करेंगे तो बैंक अपना जो भी इंश्योरेंस कंपनी से डेफिनेटली वो अपना उसको रिकवर करेगा। हाँ। तो ये सेपरेट इशू है। इसको ये एक नजर में और एक साथ ना जोड़ के देखे। इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका है, यदि इंश्योरेंस कंपनी इनको समय पे इंश्योर्ड जो इनका जो अमाउंट बनता है ट्रक का वो नहीं देती तो ये कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। इनके पास में रिमेडी। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कंज्यूमर फोरम में जाने का। आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और आपकी समस्याओं का वहां समाधान हो सकता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको घरेलू हिंसा से संबंधित कोई परेशानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऋतु हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक और दर्शक जुड़ चुकी है। ऋतु जी, किस तरह की आपको समस्या है, अपनी बात रखिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि करीब 1.5 साल से मेरा घरेलू हिंसा में जो है मेरा ये केस चल रहा है। अच्छा। लेकिन इसमें जो है सर मैं जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है उनके मम्मी पापा की और जो उनकी फैमिली वाले उन पर दबाव डाल रहे हैं। अच्छा। कि ये रिश्ता तोड़ दे। अच्छा। लेकिन सर मैं जाना चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे किसी भी तरह से मतलब मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रही हूँ। और जो है मैंने केस लगाया है तो 1.5 साल हो गया, अभी तक उसका कुछ मतलब रिजल्ट सामने ही नहीं आया है कि ना वो किसी तारीख पे आए हैं और ना ही उनकी तरफ से कोई जवाब मिला है। तो जहां फास्ट वाली बात चल रही है कि बहुत जल्द सुनवाई होती है, यहाँ पर 1.5 साल हो गया है और समाधान नहीं हुआ। कई तरह की समस्या आपके सामने। हाँ, इसमें जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट के सामने अपीयर ही नहीं हुई अभी तक। अच्छा। तो उसके लिए कंसर्निंग कोर्ट से समन्स जाते हैं और समन्स रिसीव होते हैं नहीं होते हैं आप देखते हैं। जैसे ही आपकी डेट लगती है उसमें रिपोर्ट्स आती है लग के कि वो जो समन्स पे है उस पर रिपोर्ट क्या लग के आ रही है कि वो उसी एड्रेस पे अभी तक रहते हैं या नहीं रहते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि लंबा समय आपको काफी हो गया तो आप अपनी जो कंसर्निंग कोर्ट है वहां पे आप एप्लीकेशंस लगा सकते हैं कि इस मैटर को एक्स पार्टी रन करे कंसर्निंग कोर्ट। और एक्स पार्टी रन करते हुए आप जो है इंटरिम के लिए भी एप्लीकेशन लगाइए। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन बनती है, सेक्शन 23 जी 23 के अंतर्गत आप इंटरिम रिलीफ के लिए आप जो है आप एप्लीकेशन मूव कीजिए। आपको मेंटेनेंस भी ग्रांट करेगी और पर्टिकुलर जो भी आपको रिलीफ चाहिए होंगे, जैसे आपका रेजिडेंशियल आपका राइट बनता है, आप रेजिडेंशियल राइट के लिए भी शेयर हाउस होल्ड में जहां पे आप अपनी ससुराल में रहते थे वहां पे चाहते हैं तो वहां पे कोर्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। यदि आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, रेंट में रहना चाहते हैं तो रेंट वाला देंगे और उसकी डायरेक्शंस देगी कि आपका जो हस्बैंड है उसका रेंट को पेमेंट करेगा। और आप साथ ही साथ जो है इसकी प्रोसीडिंग्स, आप जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है जैसे आपको मैंने बताया 498A IPC है, आप उसके थ्रू भी आप जो है ना कंसर्निंग कोर्ट में आप उसको स्पीड अप करा सकते हैं। और उसमें क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं तो उसमें यदि कोर्ट के सामने एक्यूज्ड अपीयर नहीं होते तो उनके नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करती है।
तो उनको अपीयर होना ही होना पड़ेगा। और आप एक साथ एक और चीज देखें कि किसी और कोर्ट में तो नहीं वो अपीयर होते, आपके इसी मैटर में किसी और कोर्ट में अपीयर होते हैं। यदि वो अपीयर होते हैं तो आप उस कोर्ट को बताइए जहां पे आपका डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर चल रहा है, और वहां से जो सम्मन्स है या जो सर्विस होनी होगी वो सर्विस कंसर्निंग कोर्ट में वो कंसर्न कोर्ट करा देगी। उम्मीद करते हैं ऋतु ये जानकारी आपके काम आएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, जहां पर ऋतु ये बात कह रही थी कि वो बातचीत करने की कोशिश कर रही है लेकिन बात होने नहीं दे रही है, तो ज्यादातर इन मामलों में जानना चाहूंगा कि कोर्ट से बाहर रिमेडी बताता हुआ ये चीज थोड़ा सा स्किप कर गया। एक इनके पास में और ऑप्शंस हैं उसी कोर्ट में जहां पे इनका डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर रन हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, वहां पे आप वर्बल भी और एक एप्लीकेशन के थ्रू भी मीडिएशन में ये मैटर्स भिजवा सकते हैं। और यदि आज भी इनका अपना कॉन्टेक्ट है इनके हस्बैंड के साथ में, तो आप अपने हस्बैंड को और अपने आप मीडिएशन जो सेल है या मीडिएशन सेंटर है वहां पे जाके आप आपस में मसले को सुलझा सकते हैं और अपनी गृहस्थी को दोबारा फिर अच्छी तरीके से बसा सकते हैं। चलिए, रंजीत कुमार हमारे साथ बिहार रिया से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। रंजीत जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या समस्या है आपको? जी, सबसे पहले आप सभी को सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ जी। मुझे एक षड्यंत्र के तहत एक मानसिक रोगी कहकर मुझे सेवा मुक्त कर दिया गया। अच्छा। मैं पुनः अपने जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू अपना मेडिकल बोर्ड कराया, उन्होंने फिट घोषित कर दिया। अच्छा, उन्होंने ये बिल्कुल फिट घोषित। अच्छा, ठीक है, ठीक, मैं बताऊंगा। फिर मैं ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल द्वारा भी कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इनका मेडिकल कराया जाए, और ये पेंशन के योग है तो पेंशन दिया जाए, अगर सेवा के योग है तो सेवा दिया जाए। न तो हमारे द्वारा जो मेडिकल दिया गया है उनको मान रहे हैं और न ही मेरा मेडिकल करा रहे हैं। इसमें मैं अब क्या करूं? बताइए सर। मेडिकल के लिए आपने बताया कि आपके पास में एक जो भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके लिए एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, स्टेट वाइज है, और यहाँ पे दिल्ली में उसकी जो है मेन ब्रांच है, मेन है और बाकी में ब्रांच रहती है स्टेट्स में। आप अपने स्टेट्स में गए तो स्टेट्स की जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होगी कि उसके अनुसार में आपका मेडिकल कराए, तो आप उसमें एप्लीकेशंस मूव कीजिए कंसर्निंग जो भी ट्रिब्यूनल में आप यदि पेंडिंग है तो तब भी कीजिए, नहीं तो फिर आप एक सेपरेट एक पेटिशन में जाइए, आप जो भी आपका जुडिक्शन हाई कोर्ट का बैठता है बताइए कि आप पर, लेकिन उस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में आप यहाँ पे मेन में आ जाइए दिल्ली में, उसमें अपील में, और मैं समझता हूं कि यहां से आपको डायरेक्शंस मिलेगी और आपका रीमेडिकल होगा, और रीमेडिकल के थ्रू आप वापस अपनी नौकरी में रिइंस्टेट हो सकते हैं और आपको आपके सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी आपके पिछले भी है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वक्त हमारे पास कम है, तो सर एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। जैसे कि अभी एक हमारे साथ शान अली जी जुड़े थे ग्वालियर से, उनका ये कहना था कि झूठे केस उनके ऊपर दर्ज कराए गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के कई सारे मामले ऐसे भी आते हैं जो सही नहीं होते हैं, झूठे होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? उनके लिए भी हमारे यहाँ एक्ट में प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिक प्रोविजंस है। यदि आप कोई भी जहाँ पे ट्रायल कोई भी किसी भी, ये आप डोमेस्टिक वायलेंस को ना सोचे अकेले इसी के लिए, सभी के लिए है। कोर्ट के अंदर में आप फॉल्स प्रोसीडिंग्स करते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में 340 आपके पास में सीआरपीसी है, 340 सीआरपीसी के तहत जो है एक एप्लीकेशन, आप सिंपल सी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं प्रॉपर एविडेंस के साथ में कि इसने इस शख्स ने यहाँ पे ये झूठ बोला है और ये फॉल्स एंड फोर्ज एविडेंस कंसर्निंग कोर्ट के सामने फाइल की है। वो कोर्ट तुरंत ही उसके ऊपर में एक्शन लेगी और उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च कराएगी। ये है प्रोविजंस, उसके लिए भी है। झूठा आदमी बच नहीं सकता, अपने आप को वहां पे एस्केप नहीं कर सकता। चलिए, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो लीगल हेल्पलाइन में आज हमने बात करी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझने को मिला होगा, क्या कुछ परेशानियां, उन परेशानियों से थोड़ा बहुत आपको निजात भी मिला होगा। कल फिर हाजिर होंगे और किसी और मुद्दे से जुड़कर, लेकिन आपसे ही जुड़ा कोई मुद्दा होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।